गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में बाइंडिंग एनर्जी के बारे में स्टडी किया कि भाई जब न्यूक्लियन फ्री स्टेट में है तो उनका मास न्यूक्लियन बाइंड स्टेट में होंगे उससे ज़्यादा होता है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसको मास डिफेक्ट नाम दिया और उसके बेस पे हमने बाइंड एनर्जी डिफाइन की थी। अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक नंबर मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियन का ग्राफ है। ग्राफ ध्यान से देखो, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर है। इनिशियल हमारा जो एलिमेंट्स है 1s2 1h3 जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ही कम है, जिसकी वजह से दोनों मोस्ट अनस्टेबल एलिमेंट्स है। एनर्जी बढ़ेगी फिर कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, फिर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मैक्सिमम होगी और फिर ये एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ओके, तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक का ग्राफ है। इसके कैरेक्टरिस्टिक हमें लिखना है, ग्राफ के बेस पे कंक्लूजन हमें देखना है। फर्स्ट कि जो मिडल एलिमेंट्स है, मतलब जिनका एटॉमिक मास नंबर 30 से कम और 170 से ज़्यादा है, 30 से कम और 170 से ज़्यादा है, ये जो एलिमेंट्स है इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं वो मोस्ट अनस्टेबल एलिमेंट्स है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जिनका एटॉमिक नंबर 30 से ज़्यादा और 170 से कम, मतलब ये दोनों के बीच के जो एलिमेंट है उनकी न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट है। इनकी एनर्जी कांस्टेंट है। बिलो 30 मोर देन 170 बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो ये जो एलिमेंट है वो अनस्टेबल है। ये जो एलिमेंट है 30 से कम 170 से ज़्यादा जिसका एटॉमिक मास नंबर है वो अनस्टेबल है, लेकिन बीच वाले जो एलिमेंट है ऑलमोस्ट स्टेबल है, जिनकी बाइंड एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जो एटॉमिक मास नंबर से इंडिपेंडेंट है। Fe56 जिसकी बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है 8.57, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आयरन है Fe56 मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स है। इससे अपोजिट कि भाई जो ड्यूटेरियम है 1h2 जिसकी बाइंड एनर्जी 2.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन जो मिनिमम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मोस्ट अनस्टेबल एलिमेंट्स है। हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि भाई ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है जो नेचर में पॉसिबल नहीं है, उसको लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल हम बना सकते हैं। लाइट न्यूक्ली जिसका एटॉमिक नंबर 30 से कम, हैवी न्यूक्ली जिसका एटॉमिक मास नंबर 170 से ज़्यादा है, वो अनस्टेबल न्यूक्लाई है, जो पहले हमने डिस्कस कर लिया। स्टेबिलिटी के लिए जब लाइट न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1:1 होगा। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लाइट न्यूक्लियस द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन 1:1, और स्टेबिलिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 3:2। ओके बच्चों, तो ये जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ से हमें क्या क्या कंक्लूजन मिलता है। तो जो मिडल के एलिमेंट्स है जिनकी बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है और ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कहा जाता है, जो एटॉमिक मास नंबर से इंडिपेंडेंट है। Fe56 हमारा मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है। ड्यूटेरियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिनिमम है। तो एक मोस्ट स्टेबल है और दूसरा मोस्ट अनस्टेबल है। लाइट न्यूक्ली जिसका एटॉमिक मास नंबर 30 से कम, हैवी न्यूक्लाई जिसका एटॉमिक मास नंबर 170 से ज़्यादा है,
उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, मतलब ए वाले अनस्टेबल और ए वाले स्टेबल एलिमेंट्स है। स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो लाइट न्यूक्लियस के लिए 1:1 और हैवी न्यूक्लियस के लिए 3:2 है। तो बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना, एग्जाम में पूछे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राफ ऑफ बाइंड एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक नंबर, तो आपको एक क्वेश्चन खास करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस ऑलरेडी 11th में आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था। याद करो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। मान लो कि ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। हम जानते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स है, कोलंबिया रिपल्सिव फोर्स। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन चार्जलेस है, तो दोनों पॉजिटिव पार्टिकल के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये प्रोटॉन ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन रियल में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है बिटवीन टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखता है। और ये स्पेशल काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हमने नाम दिया था स्ट्रॉन्ग फोर्स। सभी फंडामेंटल फोर्सेस में मैक्सिमम है, इसलिए इसको नाम दिया था स्ट्रॉन्ग फोर्स। न्यूक्लियर के अंदर है, इसलिए नाम दिया था न्यूक्लियर फोर्स। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क्स के बने हुए हैं, तो अभी ये न्यूक्लियर फोर्स को हम क्वार्क क्वार्क फोर्स से भी जानते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई न्यूक्लियस इज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड चार्जलेस न्यूट्रॉन। In between proton-proton Coulombic repulsive force is produced. However, they bind together in a tiny region. So some attractive force act between proton-proton, proton-neutron and neutron-neutron, which overcome the effect of repulsion, and it is known as strong nuclear force. तो ये स्टोरी ऑलरेडी हम जानते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं जो हमें आज पढ़ना है। वैसे ऑलमोस्ट एक फीचर्स को बात करके सभी फीचर्स हम 11th में पढ़ चुके कि भाई एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, इसकी जो रेंज है 10⁻⁻15 मीटर है। तो ये हम पढ़ चुके हैं अगर याद है तो। आज फिर से एक बार इसके फीचर्स, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है हम रिपीट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला जो फीचर्स है वो हमें खास याद रखना है कि भी न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम्ब फोर्स, जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स जो दो मास पार्टिकल के बीच लगेगा। ये दोनों फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग है। कितना स्ट्रॉन्ग, तो आप याद होगा आपको कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस 10⁻38 times stronger than gravitation force and 100 times stronger than Coulomb force। और इसकी वजह से ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ बांध के रखता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं। सेकेंड पॉइंट हमें याद रखना है, बुक में ग्राफ नहीं है लेकिन मैंने यहाँ ड्रॉ किया है कि भाई जब दो न्यूक्लियन एक दूसरे के करीब आएंगे तो धीरे धीरे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। एक सिचुएशन आएगी, एक सर्टेन डिस्टेंस आएगा, उस वक्त दोनों के बीच का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इक्वल हो जाएगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और इसके बाद अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हुआ तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, तो सिंपल कि भाई कोई भी न्यूक्लियस, एक एटम की बात करो तो ये जो एटम है इसके सराउंडिंग न्यूक्लियस होंगी, ये दूसरा एटम है
इसके सराउंडिंग भी न्यूक्लियस होगी, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो ए वाला एटम इसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करेगा, ए वाला एटम इसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करेगा। सेम वे हियर न्यूक्लियस की हम बात करें तो न्यूक्लियस में कौन है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। जब दो पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उनका अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा मिलेगा उस वक्त अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इक्वल हो जाएंगे, तो उसको हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलते हैं R0। और ये जो R0 डिस्टेंस है उससे अगर कम डिस्टेंस पे दोनों पार्टिकल आएंगे तो उनका रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एट अ डिस्टेंस R0 equal to 0.8 Fermi, the potential energy become minimum, the resultant force becomes zero, and nucleon bind together and make a nucleus. At a distance R0, R0 is known as the stability distance. For every nucleon, the stability distance is 0.8 Fermi. इससे अगर कम डिस्टेंस होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इससे अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये हमें याद रखना है। एक फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। यहाँ पे ये जो मिनिमम, ये जो R0 डिस्टेंस है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तब टू न्यूक्लियन बाइंड टुगेदर एंड मेक अ न्यूक्लियस। चलो इसकी और कैरेक्टरिस्टिक, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है जिसकी रेंज हमने 11th में पढ़ा था 10⁻⁻15। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, एक्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इक्वली। सो दिस इज, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियन। तो हमने ऐसा लिखा था कि भाई न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच लगेगा, तो न्यूक्लियॉन्स के बीच। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार, न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स या क्वार्क फोर्स जो 11th में पढ़ा है, और इसकी जो कुछ फीचर्स है इसमें से एक ही फीचर्स हमारे लिए नया है कि भाई इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव, ज़्यादा डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव, कम डिस्टेंस पे रिपल्सिव फोर्स है। जब R0 डिस्टेंस होगा तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लर्न करना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर फोर्स आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत।